हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ बहुत ही हैंडसम से मेरे मित्र तरुण खन्ना, जो कि हमेशा जो भी काम करते हैं उसमें एकदम तबाही ढा देते हैं। बहुत बहुत स्वागत है तरुण। लव यू भाई, लव यू। सो गुड टू सी यू। तरुण, एक बात बताइए, मतलब पिछले काफी समय से हमारी मुलाकात नहीं हुई। लगातार मैं आपका काम देखते आ रहा हूं इतने समय से। अ, आपने एक जोन पकड़ लिया है अभी, हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल। ऐसा क्या रीजन रहा है? आपका खूबसूरत चेहरा देख के आपको पहले अप्लाई वो किया जाता है? एक्चुअली मैंने ये जोन नहीं पकड़ा, इस जोन ने मुझे पकड़ लिया है। पराग भाई, आप जानते हैं कि इस इंडस्ट्री में जब कोई एक्टर नया नया आता है ना, तो उसको सबसे पहली चीज होती है इनसिक्योर। अगर तो वो फिल्म इंडस्ट्री में पैदा नहीं हुआ है, अगर उसकी सरनेम मेरा खन्ना है लेकिन मेरा खन्ना लोगों से कोई रिश्ता नाता नहीं है, तो आप जानते हैं मैं आउटसाइडर हूँ इंडस्ट्री में। तो आदमी को सबसे पहली इनसिक्योरिटी होती है कि काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो काम आपको तब मिलता है जब आप अपनी एक इमेज बनाते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन की इमेज है एंग्री यंग मैन की, ऋषि कपूर साहब की इमेज थी लवर बॉय की, आमिर खान की थी लवर बॉय की। तो पहले एक इमेज बनना बहुत जरूरी होता है। जब वो इमेज बन जाती है तो आपको लगातार काम मिलना उस पर शुरू हो जाता है, तो आप सिक्योर हो जाते हो। जब आप सिक्योर हो जाते हो फिर उसके अंदर क्या होता है, आप अपने ही रोल के अंदर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चेंज करके लोगों को बताने की कोशिश करते हो कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। तो अब हिस्टोरिकल या माइथोलॉजिकल रोज कर रहा हूँ, उसमें ही मैंने काफी सारे अलग अलग तरह के रोल्स किए हैं। आप जानते हैं मैंने शिव जी का रोल मैं 9 बार कर चुका हूँ। अब मैं शायद अकेला एक्टर हूँ जिसने शिव जी का रोल भी किया और रावण का रोल भी किया। आप सोचिए कि रावण कहाँ पर है और शिव जी कहाँ पर है, एकदम दो ऑपोजिट हो जाते हैं। फिर जी इसके जी। साथ में हिस्टोरिकल में मैंने चाणक्य का रोल कर लिया। चाणक्य के लिए मैं पहली बार आई शेव माई हेड, गंजा हो गया था। तो वो एक ऐसा कैरेक्टर था जो, भाई हम लोग आते हैं रैंप मॉडलिंग वाले उससे जोन से, ऊपर से बॉडी वाले लड़के थे, हमारे को तो सारे रोल्स मिलते इसलिए थे कि भाई ये तगड़े दिखते हैं। अब चाणक्य किसी को कैसे इमेजिन किया जा सकता है कि एक बॉडी वाला आदमी चाणक्य का रोल करे, क्योंकि हम सबने डॉक्टर साहब को देखा हुआ है। तो वो मोल्ड को तोड़ना और फिर अपनी बॉडी को वैसा करना, तो ये भी चैलेंजेस थे जो कि बहुत मुश्किल होते हैं। और फिर पराग भाई क्या है, इस तरह के जो रोल्स हैं, इसके लिए एक जो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है वो है भाषा का ज्ञान। हर आदमी उस तरीके से बोल नहीं सकता, हर एक्टर उस तरीके से, हिंदी तो सब बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदी नहीं बोलते, लेकिन क्लिष्ट हिंदी, शुद्ध हिंदी को उस तरीके से बोलना जैसे कि वो बोलचाल की भाषा हो, और उसमें इम्प्रोवाइज करना और उसी में अदायगी और एक कहते हैं ना स्टाइल लाना, ये चीजें बहुत मुश्किल होती है। तो मैंने ये सोचा कि अभी तक हमारे यहाँ पर ना मेरे जोन के एक्टर्स में कोई किसी ने भी ये चैलेंज नहीं लिया, तो वो मैंने अपने ऊपर लिया कि यार मैं ये चैलेंज लेकर देखता हूँ। बाकी चीजें तो मैं पहले भी बहुत सारी कर चुका था। ये मुझे लगा कि ये लाइफ में ना मुझे बार बार मौका, अब चाणक्य का रोल मुझे कोई बार बार तो ऑफर नहीं करेगा। चलो शिव जी लोग बार बार कर रहे हैं, विच इज वेरी सरप्राइजिंग, लेकिन चाणक्य का रोल मुझे बार बार नहीं मिलेगा, रावण मुझे बार बार नहीं मिलेगा। तो मतलब ये ये मुझे लगता है कि ये दो कैरेक्टर ऐसे हैं, शिवजी और अपना चाणक्य और रावण। ये आपका प्रोफाइल रिच कर देते कि अच्छा चाणक्य किया हुआ है। अचानक आपकी तरफ देखने का नजरिया, अच्छा चाणक्य किया है ना। आपने बिल्कुल सही बात जिसे कहते हैं ना, एकदम 100% सटीक बात कही है। मैंने कितने रोल किए, लेकिन जो रिस्पेक्ट मुझे चाणक्य करने के बाद में मिली, सर मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी रोल करके वो रिस्पेक्ट नहीं मिली। भगवान का रोल करके भी वो रिस्पेक्ट नहीं मिली। चाणक्य करने के बाद में लोगों को मैं इंटेलिजेंट भी दिखने लग गया। चाणक्य करने के बाद में लोगों को चालाक भी दिखने लग गया। उनको मेरी पर्सनालिटी में नए नए आयाम दिखने लग गए जो शायद पहले नहीं दिखते थे। और चाणक्य का रोल एक्चुअली में बहुत चैलेंजिंग है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रोल है, क्योंकि एक तरफ वो आदमी निहायत ही चालाक और बहुत ही कैलकुलेटिव है। ऐसे लोग नॉर्मली सेल्फिश हो जाते हैं, लेकिन चाणक्य इज द मोस्ट अनसेल्फिश गाय एवर। वो भारत को एक करने, आज जो हम भारत देश बोलते हैं, इसकी जो बेस रखी वो तो चाणक्य नहीं रखी थी। वो अकेला आदमी था जिसने ये रियलाइज किया कि बाहर से लोग आएंगे यहाँ पर और बार बार अटैक होंगे इंडिया के ऊपर, और ये सब जो अलग अलग कंट्रीज हैं छोटी छोटी, ये सबको एक होकर रहना चाहिए। आज देखिए वही चीजें कितनी रेलिवेंट उसकी। तो चाणक्य ने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिलाई।
और निश्चित तौर पर मतलब आजादी का संग्राम जिस तरह से चाणक्य से आगे आगे बढ़ता रहा, आप भी उसी दिशा में आगे बढ़, आप चाणक्य के बाद आप मराठा डायनेस्टी में प्रवेश कर चुके हैं अब। ये तो बहुत किस्मत से रोल। देखिए, बाजीराव पेशवा जो है, मतलब अगर इंडिया के आप 3-4 जो सबसे बड़े योद्धाओं के नाम लेंगे तो राजा रंजीत सिंह, बाजीराव पेशवा, शिवाजी महाराज, ये 3 तो मतलब एकदम से गिनती से ही आपके आ जाते हैं। महाराणा प्रताप, ये 4-5 हमारे युग पुरुष हैं, जो हमेशा लोगों को याद रहेंगे, वॉरियर्स। तो बाजीराव पेशवा के जीवन में सबसे बड़ा जो इन्फ्लुएंस था वो उसके फादर का था। वो पेशवा थे पहले, वो पेशवा थे, इस वजह से बाजीराव पेशवा बना। वरना शायद बाजीराव किसी और घर में होता तो शायद पेशवा नहीं। बाजीराव की मम्मी राधाबाई और फादर बालाजी विश्वनाथ, जो रोल मैं कर रहा हूँ, तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। बालाजी जो रोल मैं कर रहा हूँ, उनको तो मराठा एम्पायर का सेकंड फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर बोलते हैं, आफ्टर शिवाजी महाराज। शिवाजी राजे के बाद इनको सेकंड फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर कहा जाता है, इतना बड़ा तमगा दिया जाता है। मतलब ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। तो ये तो एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, सम्मान की बात थी ये रोल मिलना। तो मैं तो आई जस्ट जम्प्ड ऑन टू इट, बड़ी खुशी हुई। मतलब मैं वही कह रहा हूं कि हमारे यहाँ पे जैसे ऋतिक को आर्यन गॉड कहते हैं, वैसे आपका जो फेस है वो एक, जिसका एक एस्थेटिक्स अलग है, जिसको देख के आपको लगता है यार ये आदमी बहुत कमाल का होगा, भला है, तेजस्वी है। नहीं 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 नहीं, मैं आपके जो व्यूअर्स है ना, इंटरव्यू देखने वाले, उनको बता दूं, पराग भाई मेरे बड़े भाई की तरह है। तो अलग से ही प्यार है हम दोनों का बहुत। तो इसलिए इतनी अच्छी अच्छी बातें मेरे बारे में कह रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मतलब पराग भाई का प्यार है जो इनको ऐसा दिखता हूँ। आप इतने कमाल के एक्टर भी हैं, भाषा भी साफ है। अब मुझे आपने शुरुआत तो मुझे फिल्मों से की थी, मुझे याद है। फिल्मों में बीच बीच में आप जंप करके वापस टीवी पे आ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है कि फिल्म फिर टीवी, फिल्म टीवी? पराग भाई, मैंने एक फिल्म की थी, दिशुम। दिशुम में मैंने जो रोल किया वो बहुत अच्छा रोल था, बहुत सराहा गया उसको। आप यकीन मानिए, बहुत बड़े साजिद नाडियाडवाला का बैनर था। वरुण धवन उसमें एक हीरो था, जॉन अब्राहम था। वरुण का भाई है जो रोहित धवन, वो डायरेक्ट कर रहा था। इन लोगों ने मुझे डायरेक्ट बुलाया, कोई कास्टिंग वाले के थ्रू नहीं बुलाया था। दे जस्ट सॉ माई पिक्चर्स ऑन द इंटरनेट एंड दे जस्ट कॉल्ड मी रैंडमली। और सीधा डायरेक्टर ने फोन किया, डायरेक्टर ने बुला के बिना किसी का ऑडिशन, बिना कुछ, सीधा रोल ऑफर कर दिया। तो काम जब मिलना होता है तो ऐसे भी मिलता है, और रोल भी बहुत स्ट्रांग था। जिसने वो फिल्म देखी, चली मीडियम एवरेज रही फिल्म, ना हिट थी ना फ्लॉप थी, लेकिन जिसने वो फिल्म देखी, सबने कहा यार तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम तो बिल्कुल फिल्म के तीसरे हीरो जैसे लग रहे हो, सब कुछ है। उसके बाद क्या होता है आपको भी मालूम है, फिल्म इंडस्ट्री में अगर आपकी रिश्तेदारी है तो आपको बैकिंग मिलती है। अगर रिश्तेदारी नहीं है तो फिर आप बहुत पिछड़ जाते हो रेस के अंदर। फिर आपको वेट करनी पड़ती है, लोगों के जाके कई किस्म के तलवे चाटने पड़ते हैं, कई किस्म की जाके पैर दबाने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो मतलब इसको अगर उसके दूसरे तरीके से तरुण कहा जाए कि, जहां तक मैं हमेशा कहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्री नहीं, कॉटेज इंडस्ट्री है, कि 100 सवा 100 लोग चलाते हैं। तो आपका नेटवर्किंग कितना करेक्ट है, इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप कितना करेक्ट है, वो आपको पोजीशनिंग दिलाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही है। यहाँ पर एक्टिंग से ज्यादा आपकी पीआर स्किल्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी के साथ में पार्टी करते हो, आप कौन से एरिया में रहते हो, आप बैंड्रा में रहते हो, अगर उन प्रोड्यूसर्स के, डायरेक्टर्स के या कास्टिंग वालों के आसपास में दिखते रहते हो, उनके साथ में पार्टी करके उनको खुश करते रहते हो अलग अलग तरीकों से, तो आपके काम हासिल करने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। हम तमीज से तो सबके साथ रहते। पराग भाई, मैं आदमी देख के बात नहीं करता हूँ, मैं सबके साथ एक ही जैसा हूँ, चाहे बड़ा है, छोटा है, अमीर है, गरीब है, मेरे लिए सभी रिस्पेक्टेबल है। ये मेरी अपब्रिंगिंग है, आपने मुझे देखा ही। आपको मैं अच्छा ही इसलिए लगा हूँ इतने साल से, आपका छोटा भाई, इसीलिए आपने प्यार दिया इतना, क्योंकि आपने कहा कि यार ये हम, मैं अपने बड़ा जैसा बना। नॉर्मल मिडिल क्लास लड़का हूँ, तो आज भी वैल्यूज वही। तो हम लोग एक हद के आगे जाके कुछ नहीं कर पाते। वो अपनी हद में रहना हमें पसंद है, अभी उसमें भगवान काम देता है, बड़ी अच्छी बात है, हाथ जोड़ के ले लेते। सो कहीं तरुण, कभी ये जो आपका स्पष्टवादी एटीट्यूड है, जिसको लोग रूड मान सकते हैं, जिसको लोग ब्लंट मान सकते हैं, ये इसकी कीमत कभी चुकाना पड़ती है? हाँ, जबरदस्त तरीके से चुकानी पड़ती है, बिल्कुल चुकानी पड़ती है, क्यों नहीं चुकानी पड़ती है। अपनी जबान को मैं कहाँ कहाँ कितनी बंद करके रखता हूँ।
इतनी बार जबान बंद करके रखनी पड़ती है, लेकिन कभी कभी कंट्रोल नहीं रहता है और मैं बोल जाता हूँ, जो मुझे बोलना होता है दिल में होता है मैं बोल देता हूँ। इतना ज्यादा मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। और इतना सोच के नहीं मैं लाइफ जी सकता, बिकॉज मैं बहुत ही सिंपल स्पिरिट का आदमी। मेरी जो अंदर सोल है वो बहुत सिंपल है। मैं और जो रोल्स मैंने किए हैं पराग भाई, आप यकीन मानिए उन रोल्स का ना मेरे ऊपर बहुत असर पड़ा है, स्पेशली शिव जी के रोल का। शिव जी को भोलेनाथ कहते हैं। तो भोला वो होता है जो बच्चे की तरह रो दे। तो मैंने हमेशा से उनको उसी तरीके से ही प्ले करने की कोशिश की, और वो चीज मेरे अंदर काफी हद तक आ गई। तो मैं चीजें जैसी देखता हूँ वैसी बोल देता हूँ। अच्छा है तो अच्छे को अच्छा बोल दूंगा, बुरा है तो बुरे को बुरा बोल दूंगा। कहीं अब ऐसा नहीं है कि क्रूसेडर बन गया हूँ बिल्कुल कोई बड़ा, वैसा नहीं है। लेकिन फिर भी करके नाना करते हुए भी मुंह से चीजें निकल जाती, तो चुप रहना पड़ा। सो मैं तो उम्मीद यही करूंगा कि आप फिल्मों में वापसी करें जल्दी से जल्दी और अच्छी अच्छी फिल्में करें, क्योंकि आपका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है। एज एन एक्टर आपको स्क्रीन पे देखना वाकई सुखद होता है। अगर आप किस तरह के रोल में अपने आप को देखते हैं, क्या करना चाहते हैं? और अब भाई मैं ना अभी ऑनेस्टली कोई भी रोल कर सकता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस आ गया है ना एज एन एक्टर कि जितने घूम रहे हैं, मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ, जितने घूम रहे हैं ना यहाँ पे, इन सबसे अच्छा कर सकता हूँ। बस इससे ज्यादा मैं नहीं कहूँ। ये मैं बड़ी क्या बात करता हूँ, लेकिन माँ सरस्वती जबान पे बैठी है, शायद इसीलिए इतनी बात कहने की हिम्मत कर पाया। तो मैं ये बोलता हूँ कि ये जो कास्टिंग एजेंट्स बैठे हैं, कुछ सो कॉल्ड स्टार मेकर्स, जो मैं एक बार गया था, एक बहुत बड़ा कास्टिंग एजेंट है, उसने बोला कि मैंने इसको बनाया उसको बनाया, आई विल डिसाइड कि तुम्हें एक्टिंग आती है कि नहीं आती। तो मैंने उनको सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा सर एक्टिंग तो मैं जानता हूँ, आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मैं फलाने रोल में फिट होता हूँ या नहीं होता हूँ। क्योंकि एक्टिंग करके मैंने बॉम्बे में अपने घर भी खरीदे हैं, अपने बच्चे भी पाले हैं, अपनी बीवी का भी ध्यान रखता हूँ, और अपना भी ध्यान रख रहा हूँ, और इज्जत से रोटी भी खा रहा हूँ। तो आप ये डिसाइड नहीं करोगे कि मुझे एक्टिंग आती है कि नहीं आती, आप ये डिसाइड जरूर कर सकते हो कि फलाने प्रोजेक्ट के इस रोल में मैं फिट बैठता हूँ या नहीं बैठता, सिर्फ इतना कर सकते हो। तो उनको क्या खुदा होने की फीलिंग आ जाती है कास्टिंग एजेंट्स को। और ये समय समय पर अलग अलग हमारे जो वेरिएंट्स हैं वो अपने आप को खुदा मानते रहे। ये साइकिल है कि पहले फाइनेंसर खुदा मानते थे, फिर प्रोड्यूसर खुदा मानने लग गए, फिर डायरेक्टर मानने लग गए, अब एक्टर मान रहे हैं, अब कास्टिंग डायरेक्टर भी खुद को खुदा। ये हाँ, सर्कल है। तो ये एक सर्कल है, आपको पता है टिकता कोई भी नहीं है। अल्टीमेटली हर एक का डाउनफॉल आता है। जैसे आप ही ने बोला कि एक टाइम था डिस्ट्रीब्यूटर किंग होता था, फिर प्रोड्यूसर किंग होता था, फिर उसके बाद डायरेक्टर किंग होता था, फिर आजकल ये हीरो बीच में आ गए थे कि हीरो की चॉइस होगी तो होगा। अभी कोई हीरो की भी नहीं चलती है। अभी तो हीरो भी मतलब तुरंत से रिप्लेस हो जाते हैं रातों रात, बड़े से बड़ा सुपरस्टार हटाओ इसको दूसरा ले, सुपरस्टार भी अभी थोक के भाव आ रहे हैं। और पिक्चर तब भी किसी की नहीं चलती है। दो दो ढाई ढाई सौ करोड़ रुपए लगा के फिल्म बनाते हैं, पिक्चर फिर भी फ्लॉप हो जाती है। इससे अच्छा तो मैं कहूंगा सर वो पुष्पा वो कमाल की पिक्चर है, देखो। लोगों को लैंग्वेज समझ नहीं आती है, कल्चर भी हमारे से इतना डिफरेंट है, ये रिकॉर्ड तोड़ रही है। और मैं खुद थिएटर में 2 बार जाके देख चुका हूँ। ऐसी और फिल्म क्या बनाओ ना जो सबको परफॉर्मेंस मजेदार किया लगे। अल्लू ने। मतलब अल्लू मतलब अर्जुन का दोनों हाथ से परफॉर्मेंस सैल्यूट करूंगा, लाजवाब। मैं दोनों हाथ से सैल्यूट करूंगा उसको, कमाल का एक्टर है सर, कमाल का। तो तरुण, अभी ये जो ओटीटी का एकदम बूम आया हुआ है, इस पे आपका दिलचस्पी नहीं है ओटीटी में? नहीं, दिलचस्पी बहुत ज्यादा है। मेरे को इसके लिए ऑफर भी आया, बट पराग भाई क्या हुआ, मैं टेलीविजन में ना जब शोज में आप कमिट हो जाते हो, और एक मेरा शो है राधा कृष्ण, वो पिछले 3.5 साल से चल रहा है, 3 साल 4 महीने हो गए। अब आप जब कमिटमेंट दे चुके हो तो आप एकदम से बाहर कैसे निकलोगे उसमें से। और उन्हीं के साथ ही चाणक्य का भी, वही स्वास्तिक प्रोडक्शंस का ही चाणक्य वाला शो भी था। वो खत्म हुआ तो कुछ और शुरू हो गया, वो खत्म हुआ तो कुछ और। अब क्या होता है कि आदमी कहता है यार काम सामने से आ रहा है, अपनी मर्जी का काम आ रहा है, करते जाओ करते जाओ। तो वो उसके लिए टाइम नहीं, बीच में बहुत सारे ऑफर्स थे ओटीटी के, लेकिन वो फिर डेट्स बहुत बुरी तरह से क्लैश कर रही थी। तो अब मैंने सोचा कि जब भी मैं ये बालाजी विश्वनाथ के रोल से निजात पाऊंगा, जब भी इससे फ्री होऊंगा, तो मैं फिर ओटीटी पे कंसंट्रेट करूंगा अच्छे से। चलिए, आपके अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट का इंतजार रहेगा, क्योंकि आई रियली एडमायर यू एज एन एक्टर, और कई सही में स्क्रीन पे देखना आपको वाकई बहुत अच्छा लगता है। सो इंतजार रहेगा आपके अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट का, और विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस, और ऐसे ही अच्छा अच्छा काम करते रहिए। थैंक यू सो मच पराग भाई, थैंक यू सो मच, यू आर ऑलवेज सो लविंग। गॉड ब्लेस। थैंक यू।